हाँ, ओ शुक्र है। ये पक्का हाले चले रहने दो। हाँ ठीक है, मैं क्या बंद कर दूं? नहीं, नीचे हाँ ये कोई फायदा ही कोई नहीं स्पीड बढ़ाता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पैंदा। इस कमरे का टेंपरेचर 26 भी नहीं होना, चलता ही रहना ਉਹਨੂੰ स्पीड बढ़ा के की फायदा। दुकान दे आइटम सारे कर लिए। यार ये पकड़ाना करा जाके इसको। साइलेंट है। पकड़ाओ और बंद कर लो पखा। इतना तो ओके जी, शुरू करते हैं। आई होप के आवाज आ रही होगी, आ ही रही होगी। गैर जरूरी मैसेजेस से परहेज करें जी। कंपनी की मशहूरी के लिए तो नहीं, लेकिन कॉपीराइट्स के लिए ये हर आउटलाइन में, तो उसमें हमारा नाम जो है वो मेंशन होगा, ताकि अगर ये कहीं पर खरीदो फरोख्त होती भी है तो हमारा नाम तो जो है वो साथ मौजूद रहे। उस्ताद बड़े इमरान खान साहब की, जिसका मैंने कहा कि साथ साथ हम इनकी कुछ जो 7-8 बड़ी पॉलिसीज हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि किसी एक आधी पॉलिसी पे शायद वो सवाल पूछ ले। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो फिर एक एहसास प्रोग्राम का, एहसास प्रोग्राम। इसको शुरू करते हैं। काफी फैक्चुअल पोजीशन पे खड़ा हुआ ये टॉपिक, लेकिन मजेदार टॉपिक। किसी भी गवर्नमेंट का जो उसकी प्रायोरिटी है वो सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कह लें आप, ये भी करनी है उसने। सोशल सेक्टर को अपलिफ्ट भी करना है, पावर्टी एलिवेशन भी करनी है जी। गर्जे के सोशल सेक्टर में जो कुछ भी स्टेट ने करना, उससे अल्टीमेटली उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है जी। जब हम वेस्ट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं, तो वेस्ट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करने से स्टार्ट नहीं हुई। वेस्ट की इन्वेस्टमेंट मार्केट में इन्वेस्ट करने से और इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुई। यानी कि 1500 तक वेस्ट ने मार्केट्स के साथ अपना कनेक्शन बनाया। इससे पहले वास्को डे गामा, कोलंबस, उन्होंने डिस्कवर किए इलाके, तो मार्केट के साथ कनेक्शन बनाया। सोशल सेक्टर वेस्ट का भी 1500 से लेके 1800 तक वो कोई ज्यादा बेहतरीन नहीं था, आइडियल नहीं था। फिर अगली स्टेज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उससे फिर वेस्ट का सोशल सेक्टर में हल्का फुल्का काम होना शुरू हुआ। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में काम होना शुरू हुआ विद इन वेस्ट। लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, ये जो सोशल सेक्टर की स्फीयर थी, इनमें भी वेस्ट ने आके लेट 19th एंड अर्ली
20th सेंचुरी में इसको सही मायनों में इस पे काम करना शुरू, यानी लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में वेस्ट पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की तरफ आया। सही है, इक्वालिटी देने की तरफ आया, यानी डेवलप्ड वर्ल्ड कह लें आप, वेस्ट कह लें आप, डेवलप्ड वर्ल्ड कह लें। डेवलपिंग वर्ल्ड का मसला ये है कि डेवलपिंग वर्ल्ड के लोग उन प्रोडक्ट्स, उन आइडियाज के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं जो वेस्ट में बड़े स्लो पेस के साथ डेवलप। वेस्ट की तरक्की 600 साल पे या 550 साल के एक लंबे सफर पे मुहित, और डेवलपिंग वर्ल्ड या डीकोलोनाइज्ड वर्ल्ड ये तो मिड 20th सेंचुरी से शुरू हो रही, मिड 20th सेंचुरी से। लेकिन यहां जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है वो आप अब 600 साल का प्रोसेस तो नहीं चला सकते। यहां मार्केट के साथ आपने कनेक्ट होना है, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करनी है, और आपने सोशल सेक्टर पे भी इन्वेस्ट साइमल्टेनियसली करना। तो फिर डेवलपिंग वर्ल्ड में ये बड़ा अपहिल टास्क है कि गवर्नमेंट इन तीनों कामों में बैलेंस क्रिएट कर सके। सही है जी? तो सोशल सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में फिर जो इस गवर्नमेंट या इससे पहले के पाकिस्तान की इंडस्ट्री की कोशिश, मार्केट की कनेक्टिविटी, वो तो इस टॉपिक का हिस्सा नहीं, लेकिन यहाँ के सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करना, साइमल्टेनियसली उसकी स्पेस बनानी। और हर दौर में डेवलपिंग वर्ल्ड में सोशल सेक्टर वो निगलेक्टेड रहता है। ये थ्रू आउट डेवलपिंग वर्ल्ड का ये मसला। क्यों? क्योंकि उस पर मार्केट कनेक्टिविटी, सही है जी, प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। डेवलपिंग वर्ल्ड में तीन बड़े नाम, इंडिया, चाइना, ब्राजील, मार्केट कनेक्टिविटी भी देख रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देख रहे हैं, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम इनका सोशल सेक्टर है। सही जी, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की। कलेक्टिवली इंडिया और चाइना को ही देख लें तो इन्होंने 2000 से 2015 में दोनों ने कलेक्टिवली 450 मिलियन अपने लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से अपलिफ्ट किया। पाकिस्तान बीइंग नो एक्सेप्शन। पाकिस्तान में भी 21st सेंचुरी में इस सोशल सेक्टर में जो बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें नजर आता है, दैट इज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है जी, ये भी चल रहा है, लेकिन इसका स्केल थोड़ा सा कम हो गया। तो जब ऑलरेडी एक बड़ा काम सोशल सेक्टर में और सोशल सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में, लोगों की सोशल सेफ्टी, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक प्रोग्राम चल रहा था, तो फिर वाई एहसास, फिर एहसास की जरूरत क्यों है? देयर आर प्राइमरीली टू मेजर रीजंस बिहाइंड एहसास प्रोग्राम। वन, पार्टीजन इंटरेस्ट। पार्टीजन इंटरेस्ट, पार्टीजन इंटरेस्ट होता है जब नेशनल इंटरेस्ट प्लस पार्टी का इंटरेस्ट वो सेम पेज पे आप ले। क्योंकि पार्टी के मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में पीटीआई के ये चीज, इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीज मेंशन कर दी गई थी कि भाई हमने सोशल सेफ्टी नेट्स पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमने एक वेलफेयर स्टेट बनानी। सही है। तो एक बड़ी रीजन तो ये, इसी वेलफेयर स्टेट से ही हमने फिर लोगों को सोशल सेफ्टी भी प्रोवाइड करनी। सही है। पॉवर्टी को भी एड्रेस हो जानी है, पॉवर्टी भी।
सो एक पर्सपेक्टिव तो ये है रीजन के पार्टीजन इंटरेस्ट है, पार्टी का मैनिफेस्टो और उसके मुताबिक फिर इनकॉर्पोरेट किया गया। दूसरा बड़ा इंटरेस्ट जो है, दूसरा बड़ा इंटरेस्ट ये है कि जनाब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन, and it is reported that nearly 2700 officials 2019 में 2700 ऑफिशियल्स मुख्तलिफ मद में, फेडरल गवर्नमेंट्स के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जो खुद या उनके फैमिली मेंबर्स बेनिफिशियरी निकले। सही। तो जो करप्शन का एलिमेंट एसोसिएटेड है या रहा या पकड़ा गया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो हमें फिर अपने सोशल सेफ्टी प्रोग्राम को, सोशल सेक्टर के इस प्रोग्राम को रीडिफाइन करने की जरूरत है। तो ये दो बड़े रीजंस जिसके कॉन्टेक्स्ट में एहसास प्रोग्राम की बर्थ हो रही। सही। 2019 में मार्च में ये आइडिया डेवलप हो रहा है और जनाब कंटेम्पररी वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट आपका जनाब वो है सर्विस प्लान, लार्जेस्ट in terms of reach, not in terms of money associated with the program, but in terms of reach। इसका दायराकार बहुत ज्यादा वसी है। 20th सेंचुरी के जितने भी ज़्यादा, इंडिया भी है आबादी में ज्यादा, चाइना भी है, ब्राजील भी है, लेकिन इसका जो रीच है वो 21st सेंचुरी में अभी तक के जो प्रोग्राम्स हैं, सर्विस प्रोग्राम्स, उनमें सबसे ज्यादा है। इसी की एक बड़ी मैनिफेस्टेशन कोरोना रिलीफ जो पैकेज इन्होंने ड्यूरिंग कोरोना स्टार्ट किया, जिसको वर्ल्ड बैंक ने भी फिर बेस्ट शुमार किया अक्रॉस द ग्लोब, नॉट इन सेंस के जी आपने बहुत पैसे दे दिए, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है जी। और फिर इसकी आउटरीच, उसके कॉन्टेक्स्ट। सो बड़ा प्रोग्राम है। फोर पिलर्स हैं जी इस प्रोग्राम के, और ये फोर पिलर सिस्टम इट एड्रेसेस 134 प्रोग्राम्स स्लैश एरियाज। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम। तो देखते हैं जी फिर क्या क्या है इसमें। इसमें तो पहले इसका विजन जनाब, विजन ऑफ द प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, आसान आसान सी बातें। रूल ऑफ लॉ है जी, मेरिटोक्रेसी है जी, मेरिटोक्रेसी मेरिट पे, ट्रांसपेरेंसी है जी, अकाउंटेबिलिटी भी है जी, कि जो डिसबर्समेंट हो रही है तो अकाउंटेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं जी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, एंड सोशल वेलफेयर। फिर इसके पिलर्स या इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। एड्रेसिंग एलीट कैप्चर, एलीट कैप्चर कहते हैं ना, माफियाज, माफिया का जो खान साहब वर्ड यूज करते हैं ना, माफियाज ने डोमिनेट किया, तो माशरों को एलीट कैप्चर कर लेती है, डोमिनेट करती है, तो उसको एड्रेस करना है इस इशू को, लोगों को मौके क्रिएट कर। सेफ्टी नेट्स फॉर द वल्नरेबल,
ह्यूमन कैपिटल। इसी ह्यूमन कैपिटल पे आज का हमारा दूसरा टॉपिक होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। फिर अगला, लाइवलीहुड एंड जॉब्स फॉर पुअर। ये चार बड़े इसके ऑब्जेक्टिव्स और यही चार इसके बड़े पिलर्स। पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये क्रॉस कटिंग है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज क्रॉस कटिंग, यानी सब में फैला हुआ है, वो इन चारों में फैला हुआ है। और वो क्या है? लिफ्ट द पीपल लैगिंग बिहाइंड। ये क्रॉस कटिंग ऑब्जेक्टिव है, ये कोई पिलर नहीं, लेकिन ये बाकी चारों पिलर्स में ये समाया हुआ है। इसके टारगेट्स क्या थे जी, या क्या हैं टारगेट्स ऑफ दिस प्रोग्राम? टारगेट है जी सोशल सेफ्टी नेट, तहफुज, ठीक है जी, 10 मिलियन फैमिलीज को जी, 10 मिलियन फैमिलीज को सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद है जी लाइवलीहुड फॉर 3.8 मिलियन इंडिविजुअल्स। फिर इसके बाद हेल्थ केयर, फाइनेंशियल एक्सेस टू 10 मिलियन फैमिलीज। फिर है जी स्कॉलरशिप्स 5 मिलियन स्टूडेंट्स को जी, 50% गर्ल्स। ये है जी इसके आगे भी सर, आगे जी पॉवर्टी रिडक्शन। सेवेंटी 75% हम पॉवर्टी रिड्यूस करें। इसको लेते हैं 2015 को, कि 2015 में पाकिस्तान में 23 से 24% पॉवर्टी थी, हम इसको रिड्यूस करें। अब ये जो पॉवर्टी का आइडिया है ना जी, ये ज़हन में रखिएगा कि ये जब निकल रही है बात, तो ये कंजम्पशन बेस पे निकल रही है, कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज, नॉट कि कितने डॉलर आप अर्न कर रहे हैं, कितना पैसा आप कर रहे हैं। पॉवर्टी मेजर करने के दुनिया में दो तरीके, या पैसे की बेस पे और या कंजम्पशन की बेस पे। ये कंजम्पशन की बेस, यानी हम इसको 75% कम कर देंगे, यानी हम 10% से भी नीचे ले आएंगे अपनी पावर। ठीक है। फिर उसके बाद है जनाब फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ 7 मिलियन इंडिविजुअल्स। बेरोजगारों को रोजगार देना है, सही जी। और उसमें हम 90% फोकस करेंगे ऑन वुमेन। हो गए पूरे, हो गए पूरे। अब हम ये काम कैसे करेंगे, आगे चलिए। ये काम होना है जनाब थ्रू मल्टी सेक्टोरियल इफेक्ट। ये 134 प्रोग्राम्स, और ये 34
फेडरल डिपार्टमेंट्स के जरिए किए जा रहे हैं। यानी ये एक मेन डिपार्टमेंट तो है, लेकिन 34 फेडरल डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो इश्तराक के साथ सब इकट्ठे होकर इस पे काम करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि 134 प्रोग्राम्स जो 34 आपकी एजेंसीज के जरिए, डिपार्टमेंट्स के जरिए आप रन करें, तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या है? तो जनाब, जो इसमें ज्यादा डिपेंडेंसी है वो दो सोर्सेज पे है। उसमें एक है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉरेन एड की एक टाइप होती है। ये आपको यूएनडीपी भी दे सकती है, ये आपको कोई भी इंटरनेशनल, सॉरी, एनजीओ भी दे सकती है इंटरनेशनल लेवल पे, ये कोई आपको सेलिब्रिटी भी दे सकती है। सही। तो ये किसी भी तरह रीपेमेंट नहीं होती, इसकी रीपेमेंट नहीं होती ऐसी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। सो एक तो ये फॉर्म के जिससे पैसा लाया जाए। दूसरा फिर डायस्पोरा फंडिंग। डायस्पोरा फंडिंग, रोशन डिजिटल अकाउंट, इसकी 80% अभी तक की जो खिदमत वाला जो कल हेडर किया था ना हमने, 80% फंडिंग जो डायस्पोरा का अभी तक किया उसने एक साल में, वो 80% उसमें वो एहसास प्रोग्राम में की अभी तक। फिर इसका तीसरा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसमें। और फिर पब्लिक फाइनेंस, यानी एलोकेशन ऑफ फाइनेंस इन एलोकेशन ऑफ बजट, बजट में भी इसकी एलोकेशन प्रोग्राम। ये इसकी बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। फिर उसके बाद ये 134 प्रोग्राम्स, इसमें पिलर वन आपको पीछे बता दिए, ये इसको देख लीजिएगा, ये वाले वो दोबारा लिख के फिर टाइम ही जाया करना, कहाँ गया ये जी, ये पिलर वन है, ये पिलर टू है, ये पिलर थ्री है, और ये पिलर फोर। पिलर वन के अंडर 25 प्रोग्राम्स ऑपरेट कर रही है अंडर द पिलर वन। पिलर टू, पिलर टू के अंदर 29 प्रोग्राम्स ऑपरेट कर रहे हैं। पिलर थ्री, ये सारे प्रोग्राम्स ऑपरेटिव हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो फ्यूचरिस्टिक हो, सब ऑपरेटिव है। पिलर थ्री के अंदर 26 प्रोग्राम्स ऑपरेट कर रहे हैं। कैमरास बंद कर लें यार। पिलर फोर, पिलर फोर के अंदर ये देख लें जी पीछे, लाइवलीहुड एंड जॉब्स फॉर पुअर। इस पिलर में 54 प्रोग्राम ऑपरेट। तो बहुत सारे प्रोग्राम, सबको तो नहीं, लेकिन कुछ सेलियंट प्रोग्राम जो हैं जिनमें एहसास कफालत, अब सारे तो नहीं लिखे जा सकते पेपर में, एहसास आमदन, एहसास नशोनुमा,
एहसास कफालत, एहसास आमदन, एहसास नशोनुमा, फिर एहसास लंगर, फिर एहसास स्कॉलरशिप्स, फिर एहसास इमरजेंसी कैश, फिर एहसास रोशन पोर्टल जिस पे लोग अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, एहसास कोई भूखा ना सोए, एंड एहसास इंटरेस्ट फ्री लोन्स, जिसके बड़े प्रोग्राम। इनमें से कुछ प्रोग्राम्स की फिर की फैक्ट्स देख लेते हैं। की फैक्ट्स मसलन सारे प्रोग्राम नहीं, कुछ बड़े प्रोग्राम्स का 20 नंबर के सवाल में क्या क्या डालेंगे आप। तो जनाब फ्री लोन्स को देख लेते हैं। फ्री लोन्स के कॉन्टेक्स्ट में जो एवरेज है सिंस 2019, ये 80,000 लोन्स पर मंथ दिए जा रहे हैं। with a minimum range of 50,000 to the maximum range of 5 lakhs कि ये 2019 जब से प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसमें इसको लोन दिए जा रहे लोगों को। फिर उसके बाद लंगर 112 लंगर हैं जी खाने अक्रॉस द कंट्री। बिफोर कोरोना मार्च 2020 तक एवरेज 600 थी जी पर लंगर, जहां पे लोगों को खाना मिल रहा था। और कोरोना के बाद से ये एवरेज 1000 पे चली गई। ठीक है जी, ड्यूरिंग कोरोना एंड अभी हम जा रहे हैं उसी कोरोना के फेज में। आप क्या लें तो ये एवरेज मार्च 2020 के बाद से वो 1000 पर डे है। तो मैं तो रात के इस लेक्चर के बाद से, अब किसी बच्चे ने मुझे कहा ना मेरे पास फीस के पैसे कोई नहीं, हाँ मैं कहना बेटा 2 टाइम का लंगर खा जाके फीस मेरी पूरी दे। एहसास प्रोग्राम चल रहा, ठीक है जी, लंगर खाने चल रहे, रोटी खा वहां जाके, ठीक है। हाँ कौन सा पिंडा था, हमारी फीस पूरी थी। अब किसी ने भी मुझे कहा कि भाई खर्चा बहुत ज्यादा लाहौर में, हॉस्टल का खर्चा ऐसा है, हाँ जी ये खर्चा है वो, मैंने कहा भाई पैसे बचा ले, यहाँ पे जा रोटी यहाँ से खा, मुझे फीस पूरी दे। तो मैं तो आई एम इम्प्रेस्ड है। हाँ रैप ना काम, ठीक है जी। तो जनाब मेरी तरफ से क्लियर हो गया काम सारा। आगे चलते हैं। आगे है जनाब एहसास एजुकेशन। एहसास एजुकेशन प्लान में 20 बिलियन का टारगेट है जी, कि 20 बिलियन इस रजीम में, अपनी इस हुकूमत में हम देंगे। अगली हुकूमत आएगी तब उसकी तब देखी जाएगी, लेकिन इस अपनी टेन्योर में हम 20 बिलियन तक का जो है वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेंगे। और ये 2 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड होंगी। 19 से 20 में 5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, और 20 से 21 में भी 4.9 है, लेकिन आप 5 ही कर लें, 5 बिलियन रुपीस ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुके। सो इस लिहाज से देखा जाए तो अभी इनका फिर 21 से 22 और 22 से 23 का टाइम है जिसमें ये पूरा पैसा हो सकता है। तो बड़ा सिस्टेमिक कॉन्टेक्स्ट में इस पैसे को डिवाइड करके
तो जनाब 2 लाख स्टूडेंट इससे फायदा उठा रहा है। इसके बाद एहसास आमदन प्रोग्राम। एहसास आमदन प्रोग्राम 2023 तक 15 बिलियन रुपीस का प्रोग्राम। ठीक है जी। और इसमें जनाब 50,000 एसेट्स की लिस्ट है जी। 50,000 एसेट्स जो अभी तक ये डिसबर्स कर चुके हैं। इस पर रिक्शा भी है। ठीक है जी। इसमें जनाब मुख्तलिफ जो है वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लोगों को आमदन के जराया उनका बनाया जाए जी। सही जी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। सही है जी। 60% इसमें वुमेन के लिए कोटा रखा हुआ है जी। लेकिन अभी तक इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है। अभी तक इसमें 2 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट वो हुई हुई है। यानी गवर्नमेंट ने 2 अरब रुपए तक के अभी एसेट्स, छोटे छोटे चीजें लोगों को, सिलाई मशीनें और इस तरह लोगों को, आम आदमी को, आम औरतों को रोजगार का सिलसिला उनका बनाने के लिए। ठीक। लेकिन इट इज लाइकली कि बाय दिसंबर 2021 इसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है। क्योंकि जो 40% रिमेनिंग है अभी तक इसमें ज्यादा वुमेन को दिया जा रहा है। तो इसमें 40% जो अलग है वो कामयाब नौजवान स्कीम वो इसके साथ कनेक्ट कर दी जाएगी। तो उसमें फिर ज्यादा पैसा फिर डिस्पर्स वो भी हो जाएगी। इसके बाद है जनाब एहसास कफालत। ओए तुझे उसने ग्रुप में ऐड कर दिया बरोई? तो तू ग्रुप में ऐड ही क्यों नहीं है? कमाल है भाई। तो उसको क्या वायद को तुझे ग्रुप में ऐड करे। लो जी। एहसास कफालत में 2000 पर मंथ। हाँ जी। 2000 पर मंथ ये डिस्पर्स किया गया जी। इसमें किया जाता है, औरतों में किया जाता है। और 5 मिलियन वुमेन इसमें इंक्लूड है जी। सही है जी। कि जो बिल्कुल कोई काम काज भी नहीं कर सकती तो उनके लिए 2000 पर मंथ के लिहाज से बिल्कुल जो पुअर, बिल्कुल ही पुअर जो है उनके लिए। उसके बाद इसमें अगला प्रोग्राम हुआ जनाब एहसास नशोनुमा प्रोग्राम। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम। ये एहसास नशोनुमा प्रोग्राम ये खास तौर पर मदर्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए। ये 33 सेंटर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान। 9 जो आपके पुअर तरीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान। 9 पुअर डिस्ट्रिक्ट्स। और ये सारी कोलैबोरेशन इसमें तो खास तौर पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए हो रही। मदर एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड स्पेसिफिक इसकी सारी इन्वेस्टमेंट ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से हो रही। फिर उसके बाद है जनाब इमरजेंसी कैश। इमरजेंसी कैश। इमरजेंसी कैश के कॉन्टेक्स्ट में जनाब 200 बिलियन पीकेआर ये तो सिर्फ कोरोना रिलीफ में इन्होंने डिसबर्स कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग कोरोना 200 बिलियन रुपीस डिसबर्स हो चुका हो। फिर उसके बाद इसमें अगला प्रोग्राम वो है कोविड रिलीफ। ये इसी का हिस्सा है, ऐसी इमरजेंसी कैश का कोविड रिलीफ फंड। गवर्नमेंट ने ज़ाहिर कोविड रिलीफ फंड शुरू किया। हर बैंक में आप जाते हैं, आप देखते हैं एटीएम्स पे भी लगा होता है। तो हमें तो ये लगता है कि जैसे बस हमने जो पैसा दे दिया वही लगेगा। जो इसका स्ट्रैटेजी है इसकी कि कोई भी डोनर 1 पीकेआर दे
उसके रिस्पॉन्ड में गवर्नमेंट प्रोग्राम में 4 PKR दे, यानी अगर पाकिस्तानी 1 अरब इसमें जमा कराएंगे तो 4 अरब हुकूमत डाले। तो वो हम जो फिर कह देते हैं ना कि जनाब ये तो मंगते की हुकूमत बन गई, मंगते की हुकूमत बन गई, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अभी हम इस पे बात करेंगे भी ये कि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इसको सही तरह सेल नहीं कर पा रही, इस प्रोग्राम को, कि जितना बड़े कैनवस पे प्रोग्राम है इसको सेल नहीं कर पा रही एज अ पोलिटिकल पार्टी। और फिर इसमें आखिरी बड़ा प्रोग्राम वो है डाटा फॉर पाकिस्तान। डाटा फॉर पाकिस्तान, हर डिस्ट्रिक्ट से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और प्रोफाइलिंग की जा रही है। डाटा इकोनॉमिक एसेट है, डाटा इज एन इकोनॉमिक एसेट। तो एक पूरा इकोनॉमिक एसेट डेवलप किया जा रहा है हर डिस्ट्रिक्ट से प्रोफाइलिंग करके, जिससे आप गेज कर सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की पॉवर्टी, क्योंकि पॉवर्टी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है एहसास प्रोग्राम कि कौन कितना पुअर है, जिसके तनाजुर में उसको किस प्रोग्राम में वो एलिजिबल है और किस में वो एलिजिबल नहीं है। ये प्रोफाइलिंग हेल्थ कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में आपके 2 प्रोविंसेस में मुकम्मल हो चुकी हुई है। आप अपना आईडी कार्ड नंबर हेल्थ कार्ड के लिए मैसेज करें, आपको फौरन मैसेज आ जाएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी, ये समझ आती है जी। ये बड़े प्रोग्राम्स हैं जी जो इससे रिलेटेड। इसको आप और भी फैलाना चाहें तो फैला सकते हैं, एहसास की पूरी वेबसाइट है तो पूरी सारा ये चीजें जो है वो मौजूद है। ठीक होगी। तो जनाब अब देखते हैं फिर रिकग्निशन ऑफ एहसास प्रोग्राम। रिकग्निशन ऑफ एहसास प्रोग्राम 75th सेशन यूएन का। इसमें जनाब बिल गेट्स को भी इनवाइट किया गया, वो मौजूद था। और जनाब बिल गेट्स ने 75th सेशन में इसको अपनी स्पीच में हाईलाइट किया। पूरी दुनिया है तो उसने अपनी स्पीच में इसको हाईलाइट किया एहसास प्रोग्राम। सही है। यूएन वुमन ने एहसास प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज किया, इनके एफर्ट्स को। फिर यूएन पॉवर्टी एरेडिकेशन एडवांस, यूएन पॉवर्टी एरेडिकेशन एडवांस के फोरम ने जी इसको रिकॉग्नाइज किया। यूएन पॉवर्टी एरेडिकेशन एडवांस। फिर इसके बाद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ऑपरेट करता है, इसने इसको रिकॉग्नाइज किया। फिर जनाब वर्ल्ड बैंक ने तो जाहिर है ये जो कोविड में आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन की उसको रिकॉग्नाइज किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया जी। फिर उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, फिर यूएन डीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने इसको रिकॉग्नाइज किया। यानी ये मेरली रिकॉग्निशन नहीं, यानी इन फोरम्स की जो साइट्स हैं उन पर इस एहसास प्रोग्राम की प्रोविजन मौजूद है, यानी उन्होंने कोट किया है या उनके किसी लीडर की स्पीच में है, उसके किसी सेक्रेटरी की स्पीच में है, तो ये मेजर रिकॉग्निशन हो जाता है। और मेरे लिए भी प्रोग्राम का 3रा साल चल रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फोरम जो कि स्टेट्स को स्केप्टिकली देखता है, जो स्टेट्स को क्रिटिसिज्म ही करता रहता है कि नॉट इनफ नॉट इनफ,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में एक मूवमेंट है जिसको कहते हैं जनाब स्केलिंग अप न्यूट्रिशन। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के फोरम से, यूएन का ही हो गया ना फोरम, ठीक है जी। इस मूवमेंट को कहते हैं SUN, सन मूवमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में ये मूवमेंट, और ये इसको एशिया में सबसे हाई रैंक करती है, ठीक है जी। ये इसके हैं जी बड़े जो रिकग्निशन हमें इस प्रोग्राम के मिलते हैं, सही। अब इसको जरा अदर साइड ऑफ द कॉइन देख लें। मार्च 2019 से लेके टिल डेट इस पूरे प्रोग्राम का कोई ऑडिट नहीं हुआ जी, सवाए कोरोना रिलीफ फंड जो है, और वो भी कोरोना रिलीफ फंड का सेपरेट नहीं, बल्कि टोटल 1200 बिलियन PKR का जो पैसा हेल्थ सेक्टर में भी लगा, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी लगा, उसी का पार्ट बनाया जाता है उसको। तो वो भी सिर्फ इस कोरोना रिलीफ फंड का ऑडिट नहीं हुआ, बल्कि वो तो इस 1200 का जो उसमें इक्विपमेंट्स, प्रिक्योरमेंट्स, बेड, वेंटिलेटर्स, ये वो खरीदे गए अस्पतालों में, उनका वो ऑडिट है। सो एहसास प्रोग्राम का इंडिपेंडेंट ऑडिट मार्च 2019 से लेके आज तक नहीं हुआ। जो आप में सरकारी मुलाजिम है वो इसको बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि इसका कोई ऑडिट नहीं, ठीक है जी। पहली अभी एक जो अदर साइड ऑफ द कॉइन। सेकंड, प्रिक्योरमेंट्स, जितनी भी प्रिक्योरमेंट्स, जाहिर है आप लोगों को छोटी छोटी चीजें खरीद के दे रहे हैं, दे रही, तो जितनी भी प्रिक्योरमेंट्स हैं अंडर एहसास प्रोग्राम वो पेपरा रूल्स से मुस्तस्ना है। आप में से जो सरकारी मुलाजिम है वो इन रूल्स को, प्रिक्योरमेंट के रूल्स की हमने खरीदारी हुकूमत करती कैसे है। ऐसा नहीं है कि बस पहले टेंडर्स दिए जाते हैं, बिड्स आती हैं, बिड्स आती हैं, पहले वो टेक्निकल बिड्स ओपन होती हैं, टेक्निकल बिड्स पहले ओपन होगी, फिर फाइनेंशियल बिड्स ओपन होंगी एक हफ्ता 10 दिन बाद, फिर जो आपको डिलीवरी होती है उसकी वेरिफिकेशन होती है, फिर ये जो सारा प्रोसेस है इसमें जिनको बिड मिल जाती है वो डिपॉजिट करवाते, एडवांस पैसे डिपॉजिट करवाते हैं एज सिक्योरिटी। जब पूरी वेरिफिकेशन हो जाती है कि जी काम ठीक है, तब उनके पैसे वापस किए जाते हैं, डिपॉजिट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जनाब मुख्तलिफ प्रोक्योरमेंट्स पूरी इस प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी, अब इसमें लंगर भी चल रहे, फिर चाह रहा है खाने पीने, आटा भी आ रहा है, हर चीज आ रही है, बहुत 134 प्रोग्राम। तो ना उसमें ऑडिट है और ना ही उसकी प्रोक्योरमेंट में पेपरा रूल्स को फॉलो किया जाता। ये बहुत बड़ा टेक्निकल मिस्टेक है इस पूरे प्रोग्राम कि अभी तक इसका कोई ऑडिट नहीं, सही। उसका प्रिटेक्स्ट ये बनाया जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम वो हमारे ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस या डोनेशंस जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी या प्राइवेट सेक्टर लगा रहा होता है। तो ये कोई रैशनल नहीं है। जब एक पैसा हुकूमत के पास आ गया तो चाहे वो पैसा किसी ने भी दिया, वो पब्लिक फंड हो गया, और पब्लिक फंड जो है वो ऑडिटेबल होता है। ये समझ आ रही है? सो इस प्रोग्राम की नेचर पर क्रिटिसिज्म कम है। इस प्रोग्राम का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। अगर पाकिस्तान में, पेपर में नहीं लिखना, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई दूसरा इमरान खान आ गया तो उसने इस इमरान खान को इसी एहसास पे फंसा लेना और किसी चीज पे फंसाने की जरूरत ही नहीं पड़नी। अगर कोई दूसरा आ गया, हमसे तो एक बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक। तो मैंने जो स्टेटस लगाया था वो सटायर में लगाया था, समझ आ रही यार? पैसा किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, बस हो रहा है, चलाई जाओ पैसा। ये दो बड़े टेक्निकल
जो इसके आप कहने के एस्पेक्ट है। इट मे बी पॉसिबल कि आगे चल के इसका ऑडिट हो जाए, लेकिन ऑडिट हो भी गया तो जो प्रोक्योरमेंट्स हो गई हुई हैं उनको कैबिनेट से अप्रूवल दिलवाई हुई है आपने। ये 2 अप्रूवल अभी तक इस गवर्नमेंट ने पेपरा रूल से दिलवाई। एक ये जो आपका नारोवाल में क्या नाम है इसका, करतारपुर नहीं, करतारपुर जो नहीं, करतारपुर क्या बनाया हुआ वहां पे यार, करतारपुर कॉरिडोर, और कॉरिडोर के साथ वो जो वहां पे मंदिर है, क्या है, गुरुद्वारा। तो उसके लिए जो प्रिक्योरमेंट हुई है जी, वो पेपरा रूल से मुस्तस्ना है, कैबिनेट ने अप्रूव की। सेम अप्लाइज ऑन एहसास प्रोग्राम, ताकि जी मकसद क्या है कि जल्द से जल्द चीजें आ जाए। गवर्नमेंट परचेजिंग में देर लगती है, बस जल्दी जल्दी हो जाए चीजें, तो ये प्रॉब्लमेटिक भी है। सो पेपरा रूल्स जो है वो पब्लिक फंड के लिए होना ही उसने इस्तेमाल है, और उसको अगर कैबिनेट मुस्तस्ना करती है और अगर ये ठीक है तो ये तो एक बड़ा खराब प्रेसिडेंट सेट हो जाए। आगे कोई भी कैबिनेट किसी भी तरह की परचेजिंग में पेपरा रूल से मुस्तस्ना कर दे, चलो जी मुस्तस्ना हो गया इस केस। तो ठीक है जी, ये समझ आती फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में, अदर साइड ऑफ द कॉइन में ये इसका प्रॉब्लम। देन इसके बाद तीसरा जो बड़ा एस्पेक्ट है वो इसका एस्पेक्ट है नेचर का, नेचर ऑफ द प्रोग्राम। आउट ऑफ दीज 134 प्रोग्राम्स, 89 प्रोग्राम्स पाकिस्तान में मुख्तलिफ कैपेसिटी में ऑलरेडी चल रहे थे। आउट ऑफ दीज 134 प्रोग्राम्स, 89 प्रोग्राम, उनको कुछ प्रोग्राम्स को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला रहे, उनको कुछ को जनाब बैतुल माल पाकिस्तान बैतुल माल चला रहा था। ठीक है जी, उन प्रोग्राम्स को पॉवर्टी एंड सेफ्टी, सोशल सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में चलाया जा रहा था। इन प्रोग्राम्स को ज़कात एंड उशर कमेटीज चला रही थी। सो आपने बेसिकली ज्यादा को बड़ा काम नहीं किया, आपने वो जो जो काम चल रहे थे उन सारे कामों को सेंट्रलाइज्ड कर दिया अंडर अ मिनिस्ट्री। सही है जी, कहानी समझ आई। सो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं, ठीक, क्योंकि 89 प्रोग्राम तो ऑलरेडी पिछली हुकूमतों में वो चल ही रहे थे। भाई हमने 20 नंबर का सवाल करना है ना, तो उसकी वही बात कि क्या प्रोग्राम है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है उसमें, क्या उस पर जो डिबेट है और उसके जो क्रिटिसिज्म है वो हमें सारा उसको पकड़ा देना। डोमेस्टिक टॉपिक्स की नेचर ऐसी हुई। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि टोटल सम टोटल अमाउंट क्लासिफाइड है जी, या अनडिस्क्लोज्ड है जी। टोटल अमाउंट यानी $20 बिलियन फलाने, 20 बिलियन फलाने प्रोजेक्ट में, 15 फलाने में, 5 फलाने में, समझ आ रही। यानी एक टोटल अमाउंट, जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में टोटल अमाउंट साल के एंड में बताई जाती थी कि इस साल में हमने 200 बिलियन रुपीस डिसबर्स कर दिया, हमने इतना एलोकेट रखा हुआ। अब वो आगे प्रोग्राम्स में डिवाइड हो। सो ये एक जगह पर एक अमाउंट आपको नहीं मिलती। ये 134 प्रोग्राम्स अपने अपने अलग अलग इनके बजट्स, ये अलग अलग है, एक जगह पर इकट्ठा के आपने पिछले 2 साल में 2019 से 2021 के 2 फिस्कल ईयर्स हैं, तो इसमें एक कंसोलिडेटेड अमाउंट कितनी आपने सर्व की है वो क्लासिफाइड है, या वो अनडिस्क्लोज। प्रोग्राम्स की अलग अलग अमाउंट मौजूद है, यानी कोई अल-ख्वारिज़मी आए और वो खुद ही इसको कैलकुलेट कर ले। ठीक है। सो किसी भी साल में डिस्पाइट क्रिटिसिज्म ऑन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के उसमें करप्शन है, उसमें ऑफिशियल्स भी पैसे खा गए, ठीक है, वो प्रूवन करप्शन, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे हुआ, लेकिन उसका जो एक जो है कि टोटल डिस्बर्समेंट कितनी है वो हर दौर में मेंशन होती आई। क्लियर है जी।
ये इसके बड़े जो टेक्निकल यानी इस प्रोग्राम के प्रोविजंस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये सोशल सेफ्टी नेट है। आप ये नहीं कह सकते सिलाई मशीनें क्यों दी, इसकी जगह कोई और चीज दे देते। ठीक है, ऐसा ये लॉजिक नहीं बनती। लेकिन उस प्रोग्राम ये चार बड़े इसकी अदर साइड ऑफ द क्वाइन मौजूद। अब ये चीजें हैं सारी आपकी इसकी ऑपरेशनल लेवल। जब सारे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं यहां पर ये सारे, तो ये आपका इंटरनल मैटर है। जो नेट अचीवमेंट है उन्होंने तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको अप्रेज करना है। प्रोग्राम का स्कोप बहुत बड़ा है, 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कोप नजर आता है जी अभी तक हमें। चाइना, इंडिया, ब्राजील का इतना स्कोप नहीं है जितना इस प्रोग्राम रीच के लिहाज से। सही, तो रीच तो 89 प्रोग्राम्स पहले चल रहे थे, जिनकी वजह से रीच थी, आपने फर्दर थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया। तो इसके फिर जो ऑपरेशनल लेवल पर इश्यूज हैं वो आपके इंटरनल हैं। उस पर किसी भी बड़े फोरम ने आपको ये नहीं कहना है, उन्होंने आपको पैसा दे दिया तो आपने उनको अपनी रिपोर्ट नहीं जमा करानी कि हमने पैसा कैसे खर्च किया, पैसा कैसे डिसबर्स हुआ और उसका फायदा क्या हुआ, आपने वो हाईलाइट कर। समझ आती है? ये क्लियर हुआ जी? लेकिन कंक्लूजन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये प्रोग्राम इसने अपना टाइम गुजारा है। 2019 से 20 में 20 का साल भी पूरा नहीं हुआ था तो मार्च 2020 से कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्पाइट दीज ऑपरेशनल फॉल्ट्स ये डिलीवर कर रहा है प्रोग्राम। तो उसकी डिलीवरी उसको सबने अप्रिशिएट किया, वर्ल्ड बैंक ने भी उसके 200 अरब रुपए को डिलीवर हुआ, तो उसमें कहीं पर भी करप्शन का सामने नहीं आया केस, वो सारा ट्रांसपेरेंट है। सो ये जो अदर साइड ऑफ द कॉइन है ये टेक्निकल इश्यूज है, इसमें कोई करप्शन अभी तक सामने नहीं आई। इसकी ट्रांसपेरेंसी को वर्ल्ड बैंक ने भी हाईलाइट किया। इट मे बी पॉसिबल कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ना आते तो ये अपने पहले फिजिकल ईयर में ही प्रिक्योरमेंट और बाकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको एड्रेस करके चल। लेकिन क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, उसी में कैबिनेट ने फिर अप्रूवल दिया कि पेपरा रूल से मुस्तस्ना है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में भी दोबारा शुरू हो जाए, अभी भी हमें उसी कोरोना फेज में है, फोर्थ वेव आ गई, अभी उससे हम बाहर नहीं निकले। तो गिवन द कॉन्टेक्स्ट के जिस तरह के सर्कमस्टांसेस थे, उन सर्कमस्टांसेस में इससे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। जिस तरह मैंने कल भी कहा कि किसी भी टॉपिक को कंक्लूड करना है तो उसको ऑप्टिमिज्म पे करना, आपने पार्टी नहीं बनना। 20 नंबर के सवाल में किसी सूरत में भी आपने पार्टी नहीं बनना कि आप पाकिस्तान के साथ हैं या आप इंडिया के साथ हैं। समझ आ रही जी? ये काम नहीं कर, तो उसको 20 नंबर के सवाल के तौर पर उसको आपने एड्रेस करना है। ठीक है जी, ये जनाब एक कंजरखाना था। अब दूसरे जो है वो कंजरखाने की तरफ चलते हैं। ये है जनाब अब आपका हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पाकिस्तान की। कल हल्का सा टच किया था इसको एक टॉपिक के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसको देखते हैं। ये जितने डोमेस्टिक के टॉपिक्स हैं मेरी कोशिश होगी कि हर क्लास में हम दो दो कर जाएं। 4 हफ्ते हमने लगाने इस पे, जितने हो गए कम, और उनमें से मेरी गारंटी कोई नहीं कि कोई आए या ना आए। हाँ, मेरी किसी किस्म की कोई गारंटी कोई नहीं, लेकिन जितने मैक्सिमम मैं करवा सका तो करवा दूंगा। यानी 6 4 बार 24, तो 20 से 24 डोमेस्टिक टॉपिक्स तो हम यही करते हैं एक महीने। 5वां हफ्ता शुरू होगा, हमारे रीजनल के टॉपिक शुरू होंगे, उनको फिर देखेंगे जितने होंगे। तो वो जो 48 तक का जो है ना वो सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है।
क्योंकि अगर मैं एडवर्टाइज कर दूं कि मैं 60 कराऊंगा तो वो देखने वाला कैलकुलेट करेगा कि ये ह्यूमनली पॉसिबल कोई नहीं। क्या आप समझ आ रही? सो ये इसी रोटेशन में चलते रहेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। भाई ये तरीका ठीक है? हाँ कि नहीं ठीक? दस देना बस तुम भाई, अगर गलत तरीका है तो इस्लाह फरमा दे। वो मैंने रात को लगा दिया, मैं कहा जी बटा लीडर बटा विजन। दुनिया परेशान होगी, सर आप तो इतने बड़े उस इमरान खान के खिलाफ हैं, आपने ये क्या कर रहे हो? मैं कहा पागल हो तुम्हें लग रहा है? तो मैं कुछ सच्चा मुच्चा लिख दिया मैंने। ठीक। लो जी, 21st सेंचुरी में ये जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है ये लिंक्ड है विद इनोवेशन। 20th सेंचुरी में आइडिया ऑफ डेवलपमेंट लिंक था इंडस्ट्री के साथ। 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में आइडिया ऑफ डेवलपमेंट लार्जली लिंक किया जाता है विद इनोवेशन। इसीलिए हम देखते हैं कि फिर जो आपकी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पीपल और कंपनीज हैं वो ज्यादा, उनकी कैपेसिटी है इनोवेट करने की, तो वो ज्यादा सामने है। अब इनोवेशन मशीन नहीं कर सकती। इनोवेशन माइंड का काम है। माइंड कुत्ते का भी है, घोड़े का भी है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ह्यूमन का वर्ड है, बात जो है वो हो रही है ह्यूमन के। ह्यूमन माइंड जो है वो इनोवेशन इज लिंक्ड विद ह्यूमंस पीपल। सही है जी? अगर हम देखें ग्रोथ ऑफ एशियन टाइगर्स, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, ये जो चार बड़े एशियन टाइगर्स हैं इनकी ग्रोथ लिंक्ड है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पॉलिसी के साथ। इन्होंने अपना ह्यूमन कैपिटा, तो बंदा उधर ही भेजे फिर इनको मुड़ मुड़ के जो ह्यूमन कैपिटा डेवलप। कल इस पे हल्की सी बात हो गई थी जो पाकिस्तान कौन कौन सा मॉडल फॉलो कर सकता है, इसलिए जरा आज कोई इतना इशू नहीं होगा बात को समझने में। वाहिद खान मुफ्त बड़े क्लास में बैठ गए हैं 325, और यहाँ भी मेरे ख्याल है ये 40 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 38। तो ये तो जो है वो काम खराब है। 328 हो गए इधर और 38 हो गए इधर, कितना हो गए? ग्रुपों में इतने हैं? वो तो एक ग्रुप है ना, एक दूसरा, दूसरे में कितने हैं? तो नहीं दूसरे में तो तुम लोग होने ही नहीं ना, क्योंकि तुम लोग तो रेगुलर फर्स्ट में आ गए थे। उसमें मेरा ख्याल है कोई 100 ज्यादा ही है, 100 से ज्यादा ही, 117 या 118 है। हाँ तो फिर ये तो कट हो गए थे, बच्चे थे इधर ज्यादा बैठे हुए। चलो मुफ्त बरों पर अल्लाह की लानत। हैं? और दो ग्रुप है ना भाई, एक ये पूरा हो गया इसके बाद फिर दूसरा ग्रुप भी था। चलो जी, जितना मुफ्त भरा है अल्लाह करे, लड़का है तो उसकी दुल्हन ही भाग जे, लड़की है तो उसकी बारात ही ना टाइम पे पहुंचे। आमीन। सो जनाब हम देखते हैं कि इन बड़े एशियन टाइगर्स ने क्या किया कि इनकी हर पब्लिक पॉलिसी आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, इनकी हर पब्लिक पॉलिसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ, पॉलिसी के साथ उसी की अम्ब्रेला में डेवलप हुई, अलग नहीं काम किया। सही है जी?
पाकिस्तान के केस में देख लें, हम टॉप 10 लेबर में आते हैं जी लिस्ट में दुनिया में, लेकिन ये लेबर लार्जली हमारी कंपेटिटिव लेबर नहीं है। ये हमारा मसला है। तो कोई भी इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट क्यों करेगा जब उसको मार्केट से उसके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लेबर नहीं मिलेगी। लेबर होगी, इन्वेस्टर आएगा। ये एक स्कीम है ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट, सही है कि लेबर आप डेवलप करेंगे तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आएगा। और अगर इन्वेस्टर नहीं भी आता, लेबर है, तो गवर्नमेंट फिर कंपेल होती है कि वो खुद ऐसे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करे, या वो लेबर फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं कि वो दूसरे ममालिक में जाती है और वहां से फिर रेमिटेंसेस भेजती है। समझ आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि लोगों को आप ट्रेन एंड स्किल्ड करके वो बैठे रहेंगे, वो बाहर भी फिर जाते हैं। हुकूमत भी इन्वेस्ट करती है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करता है। विजन 2025 इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि हमने पाकिस्तान को एक नॉलेज इकोनॉमी बनाना है। नॉलेज इकोनॉमी अपने अंदर ही, यानी कि आप फिर इनोवेटिव हैं और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो जनाब, पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रैंकिंग में 129th पोजीशन पे है जी। 129th पे, बहुत नीचे है जी हम। सही। हमारा एक और बड़ा मसला जो है वो ये है कि देयर इज नो अलाइनमेंट बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक टारगेट्स। हमारे इकोनॉमिक टारगेट्स और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कोई अलाइनमेंट नहीं। फॉर इंस्टेंस, हमारा एजुकेशनल सेक्टर ऐसा नहीं है कि ये ऐसी लेबर प्रोड्यूस कर रहा है जो मार्केट में उसके लिए स्पेस कोई नहीं। हमारा एजुकेशन सेक्टर ऐसी लेबर प्रोड्यूस कर रहा है जो मार्केट के लिए आउटडेटेड है लार्जली। इसकी बड़ी एग्जांपल सिंगापुर है। सिंगापुर के पास कोई बड़े नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, सिर्फ एक पोर्ट थी। उन्होंने सारी रिसोर्स डेवलपमेंट की ही एजुकेशन के जरिए। समझ आ रही? तो हमारे पास जो वाहिद टूल है वो एजुकेशन का है, जिसके जरिए हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। पर मसाइल का अंबार है। पहले तो अब जरा देख लेते हैं जनाब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर। हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 18th अमेंडमेंट के बाद से हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, जो अलग अलग चल, एक अम्ब्रेला है ही। 18th अमेंडमेंट ने बहुत बुरी तरह इफेक्ट किया हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पॉलिसी को। एक कोहेरेंट पॉलिसी हम पाकिस्तान में नहीं चला सकते जब तक 18th अमेंडमेंट। मसलन फेडरल गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो फेडरल गवर्नमेंट में सबसे ऊपर जो है वो P&D, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये सबसे ऊपर है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मैन पावर एंड ओवरसीज पाकिस्तानी, ये काम कर रही है। अब ये अलग काम कर रही है, ये अलग काम। फिर इसके बाद आपके पास है 2001 में बना नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये अल्हम्दुलिल्लाह अलग काम कर रहा है।
फिर उसके पास आपके पास है नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन ये 2006 में बना है, ये अपना अलग काम कर। और फिर आपके पास HEC हायर एजुकेशन कमीशन, ये अपना अलग काम कर। यानी आपकी फेडरल लेवल पर भी एक अम्ब्रेला नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में आपके मुख्तलिफ फोरम्स अलग अलग काम कर, और यही अप्लाई होता है आपके प्रोविंसेस पे। प्रोविंसेस का अपना सेपरेट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट हो गया जी। पहले ये कंकरेंट लिस्ट में था, अब ये लेता हो गया 18th अमेंडमेंट के बाद ये लेता काम कर। फिर आपका लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सूबों में नाम बदले हुए हैं हर सूबे ने, लेकिन स्केल यही है कि लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हर सूबे में, ये अपना अलग। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अलग काम, इसका अलग काम। फिर इसी तरह सूबों में टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, सूबों में नाम डिफरेंट है लेकिन सेंस एक ही है, ये अलग काम कर। ये अलाइंड भी नहीं है ये नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के साथ, इसका अलग ही सेटअप, ये अलग काम। सही है जी। और फिर आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, ये अलग काम कर। सो आपको एक तो 18 अमेंडमेंट का मसला, और विद इन जो आपके फेडरल या प्रोविंशियल में जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग। सही है। जब तक ये अलग अलग काम करते रहेंगे तो आप तो इफेक्टिव नहीं हो सकते। इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं? सिंगापुरियन मॉडल, सिंगापुर मॉडल, सिंगापुर मॉडल में कल हमने बात की थी कि एक तो है जी ट्राई पार्टी सिस्टम, 3 आपकी यूनिवर्सिटीज और कनेक्ट है। कल हमने तीनों पे बात की थी। एक वो आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, दूसरी वो नान पता नहीं क्या यंग पूरी, और तीसरी फिर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। 3 ट्राई पार्टी सिस्टम। फिर उसके बाद सब सिस्टम अप्रोच, सब सिस्टम अप्रोच, all departments are connected, तमाम डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड हैं। डिपार्टमेंटल लेवल पर अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चल रहे होते, यहां पर ऊपर ही चलने हैं, और इन तमाम डिपार्टमेंट्स ने उसको फिर उनकी तरफ ही रुजू करना। हर डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट अपनी ट्रेनिंग वो अलग ही करा रहा हो, सो उसमें पैसा भी ज्यादा खर्च होना और प्लस उसकी इफेक्टिवनेस भी होनी। ठीक है जी। मोर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। सही जी। ये जो तुम लोग भी बैठे हो यहाँ पे, ये जो ऑनलाइन भी बैठे हैं, ये सारा पैसे जाया हो रहे हैं। कोई इसमें आप ट्रेन एंड स्किल्ड लेबर, इसका कोई फायदा नहीं किसी भी तरह। तो ये तो लोग ही आपको वो लेने चाहिए ब्यूरोक्रेसी में जो उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड लोग हो। आप लोग क्यों यहाँ बैठे हैं? क्योंकि आपको अपने अपने शोबों में वो रिनोमिनेशन और वो पावर और वो प्रेस्टीज नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आप लोग नीली बत्ती चाहिए है। 1500 की आती है, शौक पूरा कर लो। ठीक। वो मैं पहली दफा जब घोटकी के रास्ते सिंध में दाखिल हुआ ना, तो मेहरानों के ऊपर नीली बत्तियां लगी हुई थी। 2016 की बात है। मेहरान गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती, कल्टस के ऊपर नीली बत्ती,
उस टाइम की सबसे हल्की गाड़ियां यही थी, पुरानी कल्टस, पुरानी मेरान, तो जनाब, और ऊपर दिन में भी वो घूम रही है। क्या बात है, तो बेहतरीन तरीका, एक अदद मेरान लो, एक अदद नीली बत्ती लो, ये क्या सीएसएस के चक्करों में पड़ गया। लो जी अब आ जाते हैं फिर आपके, यानी इशू तो हमारा सीधा सीधा सा आ गया कि मसले तो हैं, बस जरा उनको जरा स्पेसिफिक देख लेते हैं। फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे फैक्टर। इनइफेक्टिव पब्लिक पॉलिसीज, इनइफेक्टिव पब्लिक पॉलिसीज, बहुत बड़ा इशू ये है कि आपकी जो पब्लिक पॉलिसीज हैं, जो आप लाएमल बनाते हैं ना, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं ऐसी वो बने, पब्लिक पॉलिसीज बने जिसमें फिर उनका पार्टीजन इंटरेस्ट वो इंश्योर रहे। तो उस पार्टीजन इंटरेस्ट के चक्कर में पब्लिक पॉलिसीज प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। आपकी पिछली 3 गवर्नमेंट्स ने यही किया। एक पार्टी का इंटरेस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो पूरा पाकिस्तान 8 से 13 में, सॉरी 13 से 18 में इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दी। इससे पिछली पार्टी जो थी उसका इंटरेस्ट लार्जली पावर्टी एलिवेशन में, तो उसने 8 से 13 में पावर्टी एलिवेशन में लगा। समझ आ रही है? ये जो गवर्नमेंट है ये फिर वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये एक्सटेंशन पे ही जो प्रीवियस प्रोग्राम्स है उनकी एक्सटेंशन, पार्टीजन इंटरेस्ट पिछले टॉपिक में साथ ही हमने देख ली। तो पब्लिक पॉलिसीज आपकी कभी भी जब भी वो पार्टीजन इंटरेस्ट पे चलती है तो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होती। एक पार्टी गई, दूसरी आ गई, उसने पिछला प्रोग्राम रोल बैक किया, अगला शुरू कर, ये बड़े प्रॉब्लम। एक पार्टी ने विजन 2030 दिया, दूसरी पार्टी आई उसने विजन 2025 कर, सही। सो ये बड़े प्रॉब्लम कि पॉलिसी जो है वो पार्टीजन इंटरेस्ट से उसकी जान छूटेगी तो तभी आप आगे बढ़ सकते। फिर उसके बाद दूसरा जनाब, पॉलिसी मेकर्स एंड देयर कंपिटेंसी। आपके पॉलिसी मेकर्स ट्रेडिशनल अप्रोच पे चल रहे हैं जी। ग्लोबलाइजेशन का दौर है और हम अभी भी लार्जली मैनुअल ऑपरेटर्स पे चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी आ भी गई है लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हम मैनुअल स्ट्रक्चर को छोड़ने को तैयार नहीं। ईमेल भी करो और हार्ड कॉपी भी सेंड करो। समझ आ रही है? सो वो हम अभी भी ट्रेडिशनल मैकेनिज्म पर ऑपरेट कर रहे हैं। और साथ बहुत बड़ा इशू जो है वो हमें है जनाब डाटा का। डाटा इफेक्टिवली हम अपना पाइल अप नहीं कर पा रहे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसी सूरत पॉसिबल है कि पहले आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कितना रिसोर्स है आपका, कितने एम्प्लॉयड है, कितने नहीं एम्प्लॉयड, कितने स्किल्ड है, कितने नहीं स्किल्ड है, तो आपका वो डाटा। तो ये करंटली डाटा फॉर पाकिस्तान एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये तो फ्यूचर साबित करेगा कि इससे आप कितना फ्रूटफुल हो सकते हैं, पिछले टॉपिक में जो भी हमने साथ बात की। फिर इसके बाद, और ये डाटा जो है वो आपका वो है, यानी वो इकोनॉमिक एसेट है। इसकी एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है जेंडर गैप रिपोर्ट। आप किसी भी साल की जेंडर गैप रिपोर्ट खोल लें, पाकिस्तान के सेक्शन में चले जाए और ग्रेजुएट्स का एजुकेशन में ग्रेजुएट्स के हेडर को देख लें, लिखा ही कुछ नहीं होगा, नील। हम भेजते ही नहीं है रिपोर्ट उससे रिलेटेड। क्यों? क्योंकि वो डाटा ही आपके पास इफेक्टिवली कितने ग्रेजुएट्स हो गए, ये अब ग्रेजुएट्स कौन कहाँ एम्प्लॉयड है, का काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो आपके पास डाटा ही नहीं। तो डाटा मैनेजमेंट ही नहीं होगी तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ आप नहीं मूव कर सकते।
सो ये आपका बहुत बड़ा मसला है। सही जी। फिर उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ HR, ह्यूमन रिसोर्स। हम लार्जली अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। मोस्ट रिसेंट केस में हमने देखा जी, वो जी स्पेन की कंपनी है जिसने जनाब आई वोटिंग के लिए, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हम एक्सपर्ट्स। इससे पहले हम वाटर के कॉन्टेक्स्ट में डच इंजीनियर्स की जो है वो खिदमात ही लेते रहते थे। वो तो आपके यहाँ के फोरमैन और सुपरवाइजर उनके साथ रहते रहते ट्रेन हो गए, तो जो चल गया काम, ठीक है जी। नहीं तो वाटर इंजीनियरिंग आपने इफेक्टिवली कभी इसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, लेट किया वो ज्यादा काम। वो 60s और 70s के डैम लगे हुए हैं आपके। वाटर इंजीनियरिंग जो है वो लेट 90s में आपके यहाँ रिकॉग्नाइज हो रही है एज डिग्री कि हाँ जी चलो इस पे भी काम। उस वक्त तक आप बाहर से एक्सपर्टीज ले रही हैं। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं ग्रेजुएट लेवल पर, वो भी इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही बने। सो ये बड़ा इशू। सही है जी। उसके बाद ना मैनिपुलेशन ऑफ डाटा भी, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैनिपुलेशन ऑफ डाटा की, ये भी ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में आता है। उस फैक्टर आ रहा है ना उसका। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2015 में खत्म हो रहे। 2015 के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लिए जो आपने फाइनल रिपोर्ट जमा कराई, उसमें पाकिस्तान में 100% प्राइमरी एनरोलमेंट अचीव हो गई है जी। इस रिपोर्ट में ये की भी आपने कागजों में, ठीक है जी। जब ये हो गई तो 15 से 16 में मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वो ड्रॉप आउट भी हो गए। पंडोरा बॉक्स ओपन हो गया जी, 48 मिलियन बच्चा ड्रॉप आउट हो गया, 48 मिलियन बच्चा ड्रॉप आउट हो गया। अब आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि ये बच्चा तो कभी गया ही नहीं था, ये तो कागजों में ही था। क्योंकि हमने 2015 का पैसा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये था कि शो करो, हुकूमतें शो करें काम कर रही हैं, पैसे ले ली। ऐसे चलता रहा, सारा ऐसे चलता, समझ आ रही जी। 15 से 16 में केयर इंटरनेशनल ने हाईलाइट करना शुरू किया। 15 से 16 में तो भाई ये तो गलत रिपोर्टिंग। आपने केयर इंटरनेशनल की, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसकी आमदोरफ्त उधर इसके बंदों का जाना हुआ रोक दिया, सख्ती कर। सो वो मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, वो जब तक चलता रहेगा आप इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर ही नहीं सकते। ये एक सिर्फ ऐसे एग्जांपल के तौर। फिर उसके बाद ना किसी भी सूरत में प्राइवेट सेक्टर वो किसी भी सूरत में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करता। और हमारे जैसे मुल्क में प्राइवेट सेक्टर उसने तो प्रॉफिट मेकिंग करनी, सही है जी, कहीं पे भी, लेकिन हमारी बात हो रही। तो प्रॉफिट मेकिंग में प्राइवेट सेक्टर कभी भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ नहीं मूव करता। सो ये तो कभी ना एक्सपेक्ट करें। तो हमारे यहाँ तो ये काम फिर गवर्नमेंट के लेवल पर हो। अब गवर्नमेंट के लेवल पर इशू ये है कि आपका जो स्किल्ड लेबर है वो गवर्नमेंट सेक्टर को पसंद नहीं करता, वो वैसे ही इनकॉर्पोरेट यहाँ पे हो जाता या बाहर निकल जाता। सो वो जो बाकी बल्क में मिलियंस ऑफ सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड है, उनको आपके प्राइवेट सेक्टर ने तो पकड़ना कोई नहीं। तो उसका काम ही गवर्नमेंट ने करना है। तो उनको अपलिफ्ट करना आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा जो स्किल्ड लेबर है आपकी, जो हाईली स्किल्ड लेबर है, वो प्राइवेट सेक्टर में लिक्विडेटिव ऑप्शंस होती हैं, उस तरफ मूव कर जाती है, बाहर मूव कर जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में स्किल्ड लेबर आएगी, वो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर पॉलिसी मेकिंग हो रही है। ये अलमिया है हमारे जैसे ममालिक के यहाँ सरकारी नौकरी में जो लोग हैं
वो कैपेबल कम होते हैं बनिस्बत प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर उनको फिर R&D में ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करवाता, उनसे अपने टारगेट्स पूरे करवा रहा होता, जिस तरह के लिए। सही है जी। फिर उसके बाद जनाब अगला बड़ा इशू, पुअर गवर्नेंस, स्पेशली आफ्टर 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट के बाद की पुअर गवर्नेंस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर, कि आपने एजुकेशन को सेंट्रलाइज नहीं रखा, सूबों को दे। एजुकेशन ही वो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है, जो बुनियाद है, बेस है, जहां से आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। अब वो एजुकेशन सिर्फ आपकी मेरी वाली नहीं है ना, वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी है। सही है, मुख्तलिफ और एस्पेक्ट में स्किल डिलीवर वगैरह। और फिर लास्टली आपका सबसे बड़ा मसला वो है कि आप अभी भी फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी है, फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी। आइडियल इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि वो या हो एफिशिएंसी ड्रिवन, ये चाइनीज इकोनॉमी है जी, एफिशिएंसी ड्रिवन, या इनोवेटिव ड्रिवन, ये यूएस इकोनॉमी। या आप इनोवेटिव ड्रिवन इकोनॉमी हो, टेक्नोलॉजी, आइडिया, ठीक है जी, या आप एफिशिएंसी ड्रिवन, ठीक है, लेबर, आर्टिजनशिप, इफेक्टिवली आप उसको फिर साइनर्जी रिलेशनशिप में डेवलप करें। तो ये दो बड़े तरीके। आप है फैक्टर ड्रिवन। फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी इंटरनेशनल मार्केट को देख रही होती है, इंटरनेशनल मार्केट ऊपर, आपकी मार्केट नीचे। समझ आ रही, क्लियर है जी। तो ये बहुत बड़ा इशू, कि जब तक आप फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी रहेंगे तब तक प्रॉब्लम। इंडिया एक सेमी एफिशिएंट और सेमी इनोवेटिव इकोनॉमी बनती जा रही है, यानी मुकम्मल एफिशिएंसी भी नहीं है और मुकम्मल इनोवेटिव भी नहीं है, लेकिन इंडिया एक सेमी इनोवेटिव एंड सेमी एफिशिएंसी ड्रिवन इकोनॉमी बनती जा रही। फैक्टर ड्रिवन इकोनॉमी वो एक्सटर्नल फैक्टर है, जरूरी नहीं वो मार्केट ही है, वो क्लाइमेट भी हो सकती है, वो फ्लड भी हो सकता है, वो इंटरनेशनल मार्केट का कल्चर भी हो सकता है, मार्केट के फैशन चेंज हो जाए। तो ये बड़े इश्यूज हैं आपके, कि आप नहीं डेवलप करेंगे आप आगे बढ़ नहीं सकते, आप फंसे रहेंगे। अब इस काम को करने के लिए फिर सॉल्यूशंस, रेमेडीज, क्या रेमेडीज और क्या सॉल्यूशन? आसान आसान सॉल्यूशन। पहला तो काम कर लें, एस्टैब्लिश कर लें एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री, सेंट्रलाइज्ड करें इस डिपार्टमेंट। सही, सूबों के कंसेंसस से आप एक ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री डेवलप कर लीजिए। इस मिनिस्ट्री के नीचे फिर आप 3 मेजर पोर्टफोलियोज, 3 पोर्टफोलियोज वो डेवलप करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड स्किल। ठीक है जी। ये 1 अम्ब्रेला प्रोजेक्ट होना चाहिए, जस्ट लाइक सिंगापुर। सही है, आसान आसान काम है, कोई इतना इशू कोई नहीं। फिर उसके बाद सफिशिएंट बजट एलोकेशन, सफिशिएंट
बजट एलोकेशन। मिनिमम 10% ऑफ डेवलपमेंट कंपोनेंट। अब डेवलपमेंट कंपोनेंट में आपने स्कूल भी बनाने, अस्पताल भी बनाने, सड़कें भी बनानी, बहुत बड़े काम कर रहे हैं, तो मिनिमम 10% ऑफ द डेवलपमेंट कंपोनेंट वो आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ही खर्च करें। सही है जनाब। फिर नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आसान है ना। किसी भी तरह की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वो नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए फंक्शनल एक्सपर्ट्स को पोर्टफोलियोज मिलने चाहिए। पोर्टफोलियोज फंक्शनल एक्सपर्ट्स के पास हो, ना के ब्यूरोक्रेट्स के पास, ना ही पॉलिटिकल मिनिस्ट्री या पॉलिटिशियंस के पास। तो फंक्शनल एक्सपर्ट्स के पास पोर्टफोलियो, यानी ये पूरी मिनिस्ट्री आपकी वो फंक्शनल एक्सपर्ट्स चला रहे हैं। सही है जी। फिर उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स की रैशनलाइजेशन होगी ही जब तक आपका डाटा इफेक्टिव नहीं होगा। डाटा इफेक्टिव हो, कंसोलिडेटेड डाटा हो, रैशनलाइजेशन, तभी आप रैशनलाइजेशन की तरफ चल सकते, वरना नहीं आप चल सकते। ये ऊपर क्या कह रहे हैं, अच्छा अपने ही लिखी जा रहा है। ठीक है ठीक है, आपस में करो बातें, शाबाश, करी जाओ करी जाओ। रैशनलाइजेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, और जो शुरू उसकी बुनियाद होनी है डाटा से। डाटा एसेट, डाटा आपका इफेक्टिव नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सके। सही है, यहां से आपका काम शुरू होगा। दूसरा काम फिर इसके साथ, इस रैशनलाइजेशन के साथ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। क्योंकि आप सिंगापुर नहीं, आप बड़ी इकोनॉमी, तो पब्लिक सेक्टर सारा बर्डन नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इंडिस्पेंसिबल, वो जरूरी है, क्योंकि आप सारा बर्डन खुद नहीं ले सकते। ये जनाब आपके एक रह गया। और जितनी जल्दी हो आप इकोनॉमिक जोन्स अपने कंप्लीट कर लें। स्पेशल अटेंशन टू कंप्लीशन ऑफ इकोनॉमिक जोन्स। सही है, एटलीस्ट 40 इकोनॉमिक जोन्स बाय 2025 आपके फंक्शनल हो जाने चाहिए अक्रॉस पाकिस्तान मिनिमम। तो फिर अपने साथ फिर लाखों का रोजगार। एस्टिमेट तो है कि आपके इकोनॉमिक जोन जो है वो 0.6 मिलियन यानी 6 लाख का रोजगार डेवलप करवा दें। तो ये इनिशियल स्टेज पे ये बहुत जबरदस्त जो है वो प्लान। ये आपके जनाब हो गई बड़ी रेमेडीज। कंक्लूजन में इंटेंसिटी ऑफ द इशू देखें अगर हम, तो हम 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। सो प्रॉब्लम तो है, लेकिन अगर हम ब्राइट साइड देखें तो आपके पास 16 से 64 की एज में 53% पॉपुलेशन, और 16 से 45 में आपके पास 45% पॉपुलेशन। ये एक एसेट है। ये अगर इफेक्टिव लेबर में आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी ये प्रोडक्टिव लेबर बना दें आप,
प्रोडक्टिव लेबर। प्रोडक्टिव लेबर क्या होती है? प्रोडक्टिव लेबर ये है कि जिसको सोशल सेफ्टी नेट्स मिल रही है, इंश्योरेंस मिल रही है, सही है जी, और जो टैक्स दे रहा है, अपनी तनख्वाह पे टैक्स दे रहा है। टैक्स देने का मतलब है कि आपके मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है उससे वो थोड़ा सा ऊपर है। यानी 6 लाख की अगर ब्रैकेट है साल की, तो वो 6.5 लाख कमा रहा है, तो वो टैक्स ब्रैकेट में, या 6.25 लाख कमा रहा है तो टैक्स ब्रैकेट में आ गया, मतलब वो टैक्स दे। आप कुछ ना करें, सिर्फ अपनी इस लेबर को इस प्रोडक्टिव साइकिल में ले आए तो वो टैक्स भी दे रहा होगा। सो ऐसा नहीं है कि आप अगर अपनी लेबर को स्किल करते हैं तो ये आपका एक्सपेंडिचर बनेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि ये स्किल लेबर कुछ भी और ना करे, ये आप, यानी कि आप और कुछ भी ना करें, ये आप उसको इस लेवल पे ले आए जहां पर आपको ये टैक्स वो दे पाएगी, और वही टैक्स का पैसा आप फर्दर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें। so, कोई बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं। कोरोना के टाइम पे आपका 1 मिलियन, सॉरी 0.5 मिलियन बंदा आपका वो तैयार, 0.5 मिलियन कितना बन गया? 5 लाख? नहीं नहीं नहीं, 0.5 वो आपका 50,000 कितना बनेगा? 0.5 मिलियन। हाँ 0.0 नहीं 0. हाँ ये ठीक, गलती। 0.05 मिलियन बंदा आपका तैयार था, वीजे जिसके तैयार थे, लगे हुए थे कि जिसने आपने उसने बाहर जाना था। तो ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि आपके पास ये नेचुरल है। कौमों के पास तो ये भी नहीं है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया क्या, पूरा गल्फ जो एरिया है वो लेबर इंपोर्ट करता। तो आपके पास तो बाय डिफॉल्ट लेबर है, जिसको आपने मेयरली सिर्फ प्रोडक्टिव लेबर में ट्रांसेंड करना है, और आपका टैक्स की मद में जो पैसा है वो आपको कोई ज्यादा इस पे एक्सपेंडिचर भी काउंट नहीं होता। विद एन इफेक्टिव 100 बिलियन पीकेआर आप एक इफेक्टिव लॉट बना सकते हैं प्रोडक्टिव लेबर, ओनली 100 बिलियन पीकेआर। सो ब्राइट फ्यूचर है, चाहे पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन अगर कर्स है तो वो ब्लेसिंग भी है। ब्लेसिंग इसलिए है कि हमारे पास लेबर फोर्स वाली पॉपुलेशन बहुत है। ये टॉपिक था जी, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। फट जाती है यार आपके इस टाइप में, गला भी रह जाता है, और सेव कर लें। यार मैं इसको अपलोड कर दूंगा। नहीं नहीं, ब्रेक से फिर होने नहीं ना है। कभी कुछ जल्दी हो जाएंगे टॉपिक, कभी कुछ कम देर लग जाएगी कि कुछ टॉपिक्स में, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ टॉपिक्स पे। भाई डाटा जैसा अब ये देखे ना, फुजित्सु, ये कौन है फुजित्सु? एमी क्लास में आ गया फुजित्सु। मैं कल ये वाहिद को कहता हूँ, ये दूसरे को भी ना, कि ये फुजित्सु को तो देखें ये कौन है, इसको तो मैं खुद ही देख लेता हूँ, इसको रिपोर्ट भी करता हूँ ताकि आइंदा के बाद मेरी क्लास में ना आए। ओके जी, कल मिलते हैं।